अंग्रेजों का सिक्कों के साथ जो है दिलीप सिंह का लंदन भेजने के बाद 50,000 वार्षिक पौंड की वार्षिक उसे जो है पेंशन दी गई। और उसके बाद वो तो चला गया इंग्लैंड। अब बंगाल का मैंने पहले बताया था कि 1757 में प्लासी का युद्ध होता है और 1764 में क्या होता है, बक्सर का युद्ध होता है। उस बक्सर के युद्ध के बाद जो है भारत में अंग्रेजी शासन शुरू हो जाता है। किसी भी देश में शासन चलाने के लिए कुछ नियम होते हैं और वे नियम जो है आगे जब तुम कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट पढ़ोगे तो संविधान बनने से पहले जो जो एजेंसीज बनी है, जो 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 निकाय बने हैं, जो जो से एक्ट बने हैं, सब आप लोग उसमें पढ़ोगे। यहाँ पर जो है जब कंपनी बंगाल का क्लासिकल युद्ध होता है तो उसमें रॉबर्ट क्लाइव जो है उस समय इंग्लैंड के जो है अधिकारी मान के चलो, उस समय गवर्नर या वाइसराय का कोई पद डेवलप हो ही नहीं पाया था, तो उसने उसी के नेतृत्व में जो है 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा। ठीक है ना। अब प्लासी का युद्ध लड़ने के बाद दूसरी रही से कसर कब पूरी हो गई थी, बक्सर के युद्ध में हो गई थी, जब 1764 के बक्सर के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने, मैंने बताया था हेक्टर मोनरो उसके नेतृत्व में था, और उसमें 3 राजा, कौन कौन से राजा, मीर कासिम ना, सुजाउद्दौला, अवध का शासक कौन था, सुजाउद्दौला था, बंगाल का था मीर कासिम था, और दिल्ली का था शाह आलम। तीनों ने एक सेना तैयार कर दी और बिहार में पड़ता है एक स्थान बक्सर, वहां पर जो है अंग्रेजों के साथ युद्ध होता है और अंग्रेज जो है उनको पराजित कर देते हैं। यहाँ पर जो है अंग्रेज भारत में बंगाल के रास्ते से दिल्ली पर एंट्री कर देते हैं और शाह आलम द्वितीय को संरक्षण प्राप्त करते हैं। शाह आलम द्वितीय के ऊपर क्या करता है, अपना अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। उस संधि के तहत, संधि कौन सी हुई थी, इलाहाबाद की संधि 1765। परीक्षाओं में इससे भी बहुत पूछा जाता है कि इलाहाबाद की संधि किस किस के बीच में थी और कब हुई थी और इसका परिणाम क्या निकला, ये चीजें परीक्षा में बहुत पूछी जाती है। अब रॉबर्ट क्लाइव भारत में 2 बार आया, एक तो 1757 में 1760 तक था और एक फिर जो है 64-65 तक रहा। एक सवाल क्या आ जाता है परीक्षा में कि जब बक्सर का युद्ध हुआ उस समय जो गवर्नर जनरल का पद पर कौन था, हेनरी वेनस्टार्ट। ये ध्यान रखना इस चीज का, ये सवाल बड़ा ही यूनिक सवाल है कि बक्सर के युद्ध के समय दिमाग रॉबर्ट क्लाइव को लगा देता है, लेकिन कौन था, हेनरी वेनस्टार्ट जो था वो बक्सर के युद्ध के समय अंग्रेज का जो है गवर्नर जनरल था। उसके बाद बेलास्ट आया, कार्टियर आया। ये एक सवाल कब आते हैं, अगर हम लोग कोई डेप्थ की स्टडी करते हैं तो उस समय रॉबर्ट क्लाइव का सबको पता है, क्लाइवर कैट भी कहते थे इसको, सबको पता है रॉबर्ट क्लाइव ने क्या काम, लेकिन इनको हेनरी वेनस्टार्ट, बेलास्ट और कार्टियर इनको क्रम से लगवाता है। उस पर है कि रॉबर्ट क्लाइव और वॉरेन हेस्टिंग्स के बीच में जो है कितने गवर्नर जनरल के पद पर रहे, तो ये 3 व्यक्ति रहते हैं, हेनरी वेनस्टार्ट, बेलास्ट और कार्टियर। उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग्स, यहां देखिए खेल हो जाता है। वॉरेन हेस्टिंग्स जो है कंपनी के अधीन बंगाल का गवर्नर जनरल बना, लेकिन उसके बाद इसने यहाँ वॉरेन हेस्टिंग्स की अगर हम लोग बात करें, इसने अपना जीवन काल जो है क्लर्क के पद से शुरू किया था लाइफ में। भारत में जो है क्लर्क बन के आया, उसके बाद फिर जो है कासिम बाजार पड़ता है कलकत्ता में, उसका अधीक्षक बना, फिर ये जो है बंगाल का गवर्नर जनरल बना और फिर इसको जो है रेगुलेटिंग एक्ट के बाद जो है कंपनी के अधीन भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 बना था ना, उसमें एक बात तय कर दी गई थी कि अब जो है बंगाल के साथ साथ मद्रास और मुंबई यानी वे सभी प्रांत जो कि अंग्रेजों के अधीन है, उन पर जो है तीनों का मिलाकर चारों का जितने भी प्रांत थे उनके ऊपर एक अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। तो वो कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स का सवाल आते हैं, कंपनी के अधीन बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स, और कंपनी के अधीन भारत का गवर्नर जनरल कौन बन गया था, फिर बाद में भारत का मतलब जो है जितना अंग्रेज शासित प्रदेश उस समय जितने भी थे, कौन बन गया था, वॉरेन हेस्टिंग्स बन गया था। और वॉरेन हेस्टिंग्स ने जो है, हाँ इसके बाद इस वॉरेन हेस्टिंग्स को यहाँ रोकते हैं, थोड़ा सा रॉबर्ट क्लाइव के बारे में बताऊंगा। रॉबर्ट क्लाइव ने 2 काम करे थे सबसे पहले बैठ के, ये आता है सवाल कि द्वैध शासन स्थापित किसने किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। ध्यान रखना इस चीज का, द्वैध शासन क्या था कि अब जो है बंगाल प्रांत पे जो है 2 लोग राज करेंगे, 2 एजेंसीज राज करेगी। कौन कौन सी एजेंसी राज करेगी, एक तो जो कंपनी है जो हमारा अंग्रेजी कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो राज करेगी, दूसरा वहां का नवाब करेगा। काम क्या करा, किसी भी चीज को जो है 3 चीजें हैं, कौन कौन से, वित्त, विदेश और न्याय, ये तीनों अधिकार किसके हाथ में आ गए थे, ये आ गए थे कंपनी के आधार पर। भाई पैसा का लेना, विदेशी माल करना, न्याय की बातें करना, वो कौन करेगा, कंपनी करेगी, बाकी प्रशासन कौन करेगा, नवाब करेगा। यहाँ डिवाइडेशन हो जाता है। उसके बाद 2 उप दीवान नियुक्त करता है रॉबर्ट क्लाइव,
2 उप दीवान नियुक्त करता है। दीवान का वर्ग मैं पहले बता रहा हूं, दीवानी और फौजदारी, हम लोग ये मौर्य साम्राज्य से भी इनको पढ़ते हुए आए हैं कि दीवानी और फौजदारी 2 तरह के न्यायालय होते हैं। दीवान का मतलब जहां राजस्व इकट्ठा होता है, पैसा इकट्ठा होता है, वो दीवानी कहलाया जाता है। तो 2 उप दीवान नियुक्त करे देश ने, एक बंगाल में महमूद रजा खान और बिहार में राजा सिताब राय। इन 2 व्यक्ति को जो रॉबर्ट क्लाइव ने पैसा वसूलने के लिए उप दीवान के पद पर रखा था। ये भी सवाल आता है कि रॉबर्ट क्लाइव ने जो है बंगाल में किसको रखा था और बिहार में किसको रखा था। तो बंगाल में महमूद रजा खान को रखा था और बिहार में राजा सिताब राय को जो है रखा था। अब वारेन हेस्टिंग्स आता है। वारेन हेस्टिंग्स की आत्मसत्ता आ जाती है। एक व्यक्ति जो क्लर्क के पद से था, उसे सभी व्यवस्था का पता रहता है, कहां से पैसा आता है, कैसे इसे कंट्रोल करना होता है। तो उसने जो है सबसे पहले अपने कार्य शुरू करे। सबसे पहले उसका प्रशासनिक कार्य था। इसे हम लोग कार्यों में डिवाइड करें। कुछ ही ऐसे वाइसराय हुए भारत के इतिहास में जो कि परीक्षा के लिए भी उपयोगी है और उनके कार्यों को हमें जानना भी जरूरी है। उसमें आप चाहे वारेन हेस्टिंग्स हो, आगे कॉर्नवालिस पढ़ोगे आप लोग, वेलेस्ली पढ़ोगे, उसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक पढ़ोगे, ठीक है ना। उसके बाद लॉर्ड कर्जन भी आएगा 1905 में, इससे पहले लॉर्ड मेयो भी रहा है। तो ऐसे बहुत से लॉर्ड रिपन है, लॉर्ड रिटन है, इनको हम लोग को पढ़ना है। ये बाकी तो दुनिया भर के हुए वाइसराय आए 55 जितने भी है ये, लेकिन मैं 8-10 ऐसे हैं जो कि परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है, उनको हमें डिटेल में पढ़ना होगा। उन्हीं में से प्रश्न बनते भी बहुत ज्यादा है। तो वारेन हेस्टिंग्स ने जो है सबसे इसके कार्यों को हमने बांट दिया, प्रशासनिक कार्य में, वित्त के कार्यों में, न्यायिक क्षेत्रीय कार्यों में, और इसके ही शासनकाल में कुछ किताबों का जो अंग्रेजी अनुवाद भी हुआ है, तो उसको हम लोग 1 by 1 उसमें हम लोग बताएंगे। तो सबसे पहले प्रशासनिक कार्य, इसने सबसे पहले बैठते क्या द्वैत शासन का अंत कर दिया, यानी कि जो रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैत शासन स्थापित किया था, इसको क्या कर दिया, इसने खत्म कर दिया। अब नवाब का कोई मतलब नहीं रहा है। अब पूरा का पूरा राज किसके रहेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का रहेगा। अमेरिका किसके अंतर्गत आता है, वारेन हेस्टिंग्स रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत 1773 में ये बात तय की गई थी कि किसी भी देश में शासन करने के लिए, मैंने भी बताया था, रूल्स रेगुलेशन होने जरूरी है। और रूल्स रेगुलेशन की स्थिति में क्या कहा था कि 20 साल के लिए रूल्स रेगुलेशन बनेंगे। तो 4 एक्ट आए थे, 1773 आया था, 1793, 1813 और 1833। समझ में आया, 4 एक्ट बने। फिर 1833 के बाद जो है 1858, 1861 है ना, ये तो 1909, 1919, 1935, 1939 ऐसे अधिनियम बनते चले आए। लेकिन हमें सबसे पहले इन 4 को याद रखना का, तो दिमाग में बैठा दे कि 1773 से और 1793 में 20 साल तक जो है, जो आज नियम बना दिए जाएंगे वे 20 साल तक चलेंगे। बाद में इसमें संशोधन भी होते रहे हैं। तो सबसे पहले इसने द्वैत शासन का अंत करा। जब द्वैत शासन का अंत कर दिया तो इनकी कोई मतलब रहा ही नहीं, उप दीवानों को कोई मतलब रहा, तो इसने जो है दोनों उप दीवानों के पद को भी समाप्त कर दिया। उसके बाद इसने राजकोष क्या कर दिया, मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थापित कर दिया। समझ में आ गया, राजकोष ट्रेजरी जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं, जहां धन इकट्ठा होता है, मुर्शिदाबाद से कहां ट्रांसफर कर दिया इसने, कलकत्ता में कर दिया। और यही जो है इसने टकसाल जहां नोट छपता है ना, सिक्के गलते थे, टकसाल बोलते हैं उसको, तो वो भी स्थापित इसने कलकत्ता में कर दिया था। तो ये इसका प्रशासनिक कार्य है।